ये मेरा नौकरी का पहला पोस्टिंग था, जो कि इंदौर के एक छोटे से गांव में था। मैंने एक कमरे का घर किराए पर लिया था। मैं जहां रहता था वो लगभग एक गांव था। मुझे सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए सुबह 7 बजे की बस लेनी पड़ती थी। वहां गांव के बगल में एक हाईवे था। उस हाईवे के दोनों ओर किनारों पर बड़े बड़े खेत थे और मुझे हाईवे तक पहुंचने के लिए खेत को क्रॉस करके जाना पड़ता था। जिस रास्ते में मैं जाता था उस रास्ते में एक दो घर थे जो कि बहुत ही पुराने और जर्जर हालत में थे। उस खेत को पार करने के बाद कुछ 100 लोगों का एक छोटा समुदाय रहता था, या इसे एक छोटी सी कॉलोनी कह लीजिए। मेरा किराए का घर भी उसी कॉलोनी में था। यहाँ अधिकांश घर झोपड़ियों जैसे दिखते थे। कुछ घर सीमेंट के थे, लेकिन वो लगभग खराब हो चुके थे। मैं उन्हीं में से एक सीमेंट के घर में रहता था। आधुनिकता अभी इस गांव के लिए एक बहुत दूर का सपना था। वहाँ बेसिक फैसिलिटी भी नहीं के बराबर ही थी। सुबह 6 बजे उठकर 8:30 बजे तक तैयार होकर मैं बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए, जो कि हाईवे पर था, लगभग नेक्स्ट 30 मिनट तक खेत में चलता था। मैं ऑफिस से घर वापस लगभग 9 बजे रात को आया करता था। हर दिन मुझे अपने घर वापस जाने के लिए वो बड़ा सा खेत को क्रॉस करना पड़ता था। उसी रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके दरवाजे पर हर दिन एक महिला खड़ी रहती थी। वहाँ एक धीमी रोशनी देता हुआ लालटेन चलता रहता था। ये घर उस रास्ते से लगभग 50 गज की दूरी पर था, जहाँ से मैं जाया करता था। मैं जब भी ऑफिस से लौट कर आता था वो लेडी मुझे हर रोज घूरती थी, जैसे मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो। पहले कुछ दिन तो मैंने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेरी नज़र उधर गई तो मैंने उसे देखा, और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि उसने मुझे नहीं घूरा हो। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास की होगी और मैं 21 साल का था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा असहज था। 15वें दिन जब मैं लौट रहा था तो मैंने उसे अपने रास्ते में खड़ा पाया। मैं चौंक गया, क्योंकि ये एकमात्र चलने वाला रास्ता था। मेरे पास उसको क्रॉस करके जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने सिर को नीचे झुका लिया और अपने चलने की रफ्तार बढ़ा ली और पहले से तेज चलने लगा। मैं उसे क्रॉस करके थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी अचानक उसने कहा, जरा रुकिएगा। मैं रुक गया। वो क्या आप मेरे पिताजी को ये दे सकते हैं? उसने मुझे एक छोटा सा प्लास्टिक बैग दिया। लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं जानता। क्या आप बरगद के पेड़ के पीछे वाले घर में नहीं रहते हैं, जिसकी एक खिड़की टूटी हुई है? हाँ, मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं कैसे नहीं जानूँगी, मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। अच्छा, ये सब छोड़िए, बस ये अचार ले लीजिए और आज रात के खाने में इसे मेरे पिताजी को दे दीजिएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि कल रात का खाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपके पिताजी को नहीं जानता और मैं अकेला रहता हूँ। कल रात खाने पर मैंने किसी भी आदमी को बुलाया नहीं था, आपके पिताजी को भी नहीं। क्या सच में? तो ज़रा मुझे बताइए कि मुझे कैसे पता चला कि कल रात के खाने में आपने 3 चपाती, मसूर और गर्म बीटरूट का 1 कप सूप लिया था। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि मैंने कल रात वही सब खाया था। मैं नहीं जानता कि आपको ये सब किसने बताया, लेकिन मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे जाना होगा। ये कहकर जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से चलने लगा
और उसका अचार लिए बिना ही वहां से चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आई, "आह, तुम आखिरकार आ ही गए। आज इतनी देर क्यों हुई?" घर का दरवाज़ा बंद नहीं था और घर के मेन गेट पर खड़े 70 साल के आदमी ने मुझसे ये सवाल किया। मैं जितना ज़ोर हो सका उतनी ज़ोर से चिल्लाया, "तुम कौन हो और मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में कैसे आए?" मेरे खतरनाक आवाज़ को सुनकर वो थोड़ा सहम गया, लेकिन वो शांति से मुझसे बोला, "बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या तुम किसी चीज़ से परेशान हो? आओ अंदर अंदर चलकर बात करते हैं।" एक शब्द बोले बिना मैंने आसपास के लोगों को बुलाया और उन्हें मेरे घर में आए उस अजीब आदमी के बारे में उन्हें बताया। ये सब सुनकर एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, ऐसा लग रहा है कि आज आपने चढ़ा रखी है। आप इनके साथ कुछ हफ्तों से रह रहे हैं। ये मिस्टर चौबे हैं और आज आप इन्हीं को नहीं पहचान पा रहे हो?" और वो सब हंसते हुए वहाँ से चले गए। उन्हें लग रहा था कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं नहीं था। मैं तो पीता भी नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी को घर के अंदर आने की परमिशन देकर उलझन में घर के अंदर चला गया और उसका अंदर आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे ये जानना था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। मैंने 15 मिनट तक इंतज़ार किया, लेकिन वो अंदर आया ही नहीं। मैं घर के बाहर गया और घर के चारों ओर देखा, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। मैं फिर से उन लोगों में से एक के घर गया जिनको मैंने कुछ देर पहले बुलाया था। मैंने उनके दरवाजे पर नॉक किया। "क्या आपने मिस्टर चौबे को कहीं देखा है? वो यहाँ पर कुछ देर पहले था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए।" कौन कौन मिस्टर चौबे? मिस्टर चौबे? मैं नहीं जानता किसी को। क्या? आपने मुझे अभी 5 मिनट पहले ही तो बताया कि वो मेरे साथ ही रहते हैं। वही मिस्टर चौबे जिनके साथ मैं रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहली बार आज आपको देख रहा हूँ। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ। आप ठीक तो है ना? मैं उलझन में था। मेरे साथ जो भी हो रहा था मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसी समस्याओं में नहीं रहा हूँ। ये बहुत ही परेशान करने वाला सिचुएशन था। मैं ये सोचते हुए अपने कमरे में वापस लौट आया। बहुत थके और परेशान होने की वजह से मैं कुछ भी खाए बिना ही सीधे सो गया। अगली सुबह मैं उठा और तैयार होने के बाद मैंने एक नज़दीकी आदमी से पूछा, "क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो खेत के बीच में बनी झोपड़ी में रहती है?" "नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ।" "पक्का आप नहीं जानते हैं?" "मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ और वो झोपड़ी तब से खाली है। उस झोपड़ी में मैंने पहले कभी किसी को भी नहीं देखा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो तो यूं ही खाली पड़ी रहती है, लेकिन आप उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं?" एक और शब्द कहे बिना मैंने अपनी सारी चीज़ों को पैक किया। घर के मालिक को सूचना दी कि मैं घर खाली कर रहा हूँ। उसके 1 महीने का किराया दिया और घर गांव छोड़कर वहाँ से दूर चला गया। मैं वहाँ लगभग 2 सप्ताह तक रहा और मेरा दिमाग बहुत ही चीज़ों से धोखा खाया हुआ था। उस घटना के बाद मैंने कुछ साइकाइट्रिस्ट से भी परामर्श लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ। लेकिन रिपोर्ट सामान्य थी। 2 साल बाद मैं आज भी ये समझने में सक्षम नहीं हूँ कि वास्तव में मेरे साथ वो सब हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमेरिका, लॉस एंजलिस। एक रात बाहर बारिश कहर ढा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। नीना इस तेज बारिश में अपने ऑफिस से घर को चली थी। वैसे तो हर रोज वो जल्दी ही घर पहुंच जाते थे, पर आज वो जानबूझकर ऑफिस से लेट निकले थे क्योंकि वो अपने हस्बैंड निक्स को मिस कर रहे थे, जो पहली बार काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया था। उसने एक शॉर्टकट पकड़ा, पर अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खैर, इस बारिश में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने से बहुत दूर एक साया दिखाई दिया और उसे ये सोचकर चैन पड़ा कि इस माहौल में वो अकेली नहीं है। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो साया इतना दूर खड़ा होकर भी कब से उसे ही घूर रहा था। इतनी रात गए यूं किसी का घूरना, ये सोचकर ही नीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी और जब नज़र उठाकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था, पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, पर आज ये खाली घर भी उसे खल रहा था। शादी के बाद पहली बार निक्स शहर से इतनी दूर गया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देखा, जहाँ बेड की तरफ उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें निक्स उसके सिर को चूम रहा था। नीना फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उन दोनों की तस्वीर पर एक साया पड़ा। नीना जब सिर पोंछते हुए बाहर आई, तभी उसके सामने वो तस्वीर जोर से गिरी और उस पर दरारें आ गई। उसने जल्दी से तस्वीर को उठाया और कोई हादसा समझकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। वो आईने के सामने आई और बाथरोब की डीप नेक से झांकते हुए उसे कुछ जख्म घूरने लगे जो उसके सीने पर उभर आए थे। साफ लग रहा था जैसे किसी ने जोर से खरोचा हो। नीना का ध्यान तभी उसके पीछे गया और दो लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। उन आंखों ने जैसे लावा टपक रहा था। नीना ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा, पर वहाँ साए साए करती हवा के अलावा और कुछ नहीं था। बस हवा से पर्दे उड़ रहे थे। नीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट और चम्मच घुमाते हुए नाश्ता किया और निक्स के कॉल का वेट करने लगी। पर जब काफ़ी देर तक कॉल नहीं आया तो वो उठकर बेड पर चली आई और वो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि शायद वो किसी मीटिंग में भी हो सकता था। आधी रात गए उसका फ़ोन बजा और आदतन नीना बड़बड़ाई, निक्स फ़ोन उठाओ। पर निक्स तो वहाँ था ही नहीं। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठे और निक्स की साइड से फ़ोन उठाने लगी, पर उस तरफ कोई लेटा हुआ था। नीना नींद में भूल चुके थे कि आज निक्स उसके साथ नहीं है, फिर उसके पास कौन लेटा है। नीना ने कॉल रिसीव किया। ये निक्स था जिसने प्यारी सी मुस्कान के साथ नीना को हेलो कहा, पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तो अटक पड़ी थी। वो तो इस ख्याल से सिहर उठे कि कोई उसके बगल में सो रहा है, वो भी तब जब वो अकेली है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़कर एक बार देख ले कि कौन सो रहा है। तभी निक्स बोला, नीना क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नीना के मुंह से मुश्किल से बोल फूटे, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ निक्स, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़। इस पर निक्स बोला, ओके मैं आ रहा हूँ।
इतना कहते ही नीना ने फ़ोन रखा और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और उसकी दाईं तरफ लगी ड्रेसिंग टेबल का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अभी उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। निक्स की जगह रजाई में कोई सोया हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नीना का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे चिल्लाना भी नहीं सूझा और चिल्लाती तो भी कौन ही आता। उसने खुद को कड़ा किया और वापस से वैसी ही लेट गई और कसकर आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानते थे। मुझे छोड़ दो जेम्स, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नीना को अपने ऊपर अभी भी किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था और तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊँगा। नीना जल्दी से बिस्तर से उठी और डर कर कमरे से बाहर की तरफ भागी और रूम को लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले घर से भागने का तय किया। वो जल्दी से दौड़ी, पर उससे पहले घर का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया और गेट से लगी नीना को मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जिसके सिर से खून टपक रहा था। आंखें पूरी लाल थी और गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई। उसकी जीभ लपलपा रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर नीना के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे लगा कि उसे किसी ने जकड़ लिया है और उसके शरीर के साथ खेलने लगा है। तभी बाहर घंटी बजी, पर नीना हिल नहीं पा रहे थे। बाहर निक्स किसी अनहोनी की आशंका से डरा खड़ा था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने बैग को फेंका और खिड़की से अंदर झांका और अंदर का नज़ारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। नीना हवा में झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। निक्स खिड़की के ग्लास को ज़ोर ज़ोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। निक्स को अपनी मजबूरी पर गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वो एक बार फिर से नीना को एक शैतानी रूह से नहीं बचा पा रहा था। नीना अब बिल्कुल बेहोश सी लेटी हुई थी। उसकी आंखों की एक कोर से आंसू टपक गया और तभी ज़ोर से खिड़की का कांच टूटा और सारी क्रियाएं रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस काले साए को खींचकर उस कमरे के अंदर घुस गया और एक पल के लिए एकदम से शांति हो गई। और तभी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। निक्स टूटी खिड़की से अंदर आ चुका था और नीना को चुप करा रहा था। चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि दोनों की रूह तक कांप गई और फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बाथरूम से टप टप की आवाज़ आ रहे थे, जैसे किसी ने नल का इस्तेमाल किया हो। दोनों डरते डरते अंदर गए और वहाँ का हाल देखा तो नीना ने निक्स को कसकर गले लगा लिया। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि निक्स और नीना ने आज से लगभग 1 साल पहले देखा था। वो हैलोवीन की रात थी। सारा शहर इस रात को मना रहा था और एक पार्टी इस शहर के बीच चल रहे थे। सब डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर चल रहे थे। नीना शांति से रेड वाइन का ग्लास लिए बैठी थी। वो चुपचाप बस वाइन पी रहे थे। उसने देखा कि निक्स के चेहरे पर खुशी थी इस पार्टी को देखकर और वो भी मुस्कुराती। वो बाथरूम के लिए उठी और जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने देखा कि वहाँ पर जेम्स और एक लड़की खड़ी थी
जेम्स उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा करता देख नीना का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जेम्स को उस लड़की से अलग कर जोरदार चांटा उसके गाल पर रख दिया। वो लड़की सही हुई तभी जेम्स ने एक टूटे नल को उठाया और नीना पर वार करता उससे पहले ही वो लड़की उसके सामने आ गई और नीना ने देखा कि उसके सर से खून की एक धारा फूट रही थी और देखते ही देखते उसका मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा। जेम्स भागने को हुआ पर नीना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने उसी नल को उठाया और गुस्से में जेम्स के सिर पर दे मारा। जेम्स उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा पर नीना की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद फर्श सिर्फ खून से भरा पड़ा था जो जेम्स की मौत का गवाह था। पुलिस आई पर 2 लोगों की मौत देखकर सिर्फ यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से लड़े झगड़े और फिर इसी लड़ाई में एक दूसरे पर ही वार कर दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नीना का किसी को पता नहीं चला और मामला रफा दफा हो गया।